नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कैरेट्स गुरुकुल में मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के रिटन एग्जाम के बाद में मेडिकल का जो प्रोसीजर होता है ये एक बहुत बड़ी टेंशन बन जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वजह से रिजेक्ट भी हो जाते हैं। काफी हद तक इसके पीछे रीजंस अनअवेयरनेस भी देखा गया है, यानी आपको पता ही नहीं है कि कौन सी चीजें आपको सुनिश्चित करनी है मेडिकल टेस्ट में जाने से पहले। तो आज के वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि ये मेडिकल टेस्ट कहां पर होगा, क्या फीस देनी पड़ेगी, पूरी तरीके से आप रिजेक्ट हो चुके हैं या थोड़ा बहुत चांस बचता है, कौन सी चीजों का खास ध्यान रखना पड़ेगा। सारी चीजें ए टू जेड जितनी भी आपको रिक्वायर्ड है मेडिकल टेस्ट को पास करने के लिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। इससे फायदा यह है कि आगे चलकर जब भी आप सर्च करेंगे आपको यह वीडियो सही जानकारी वाली जरूर मिल जाएगी। तो चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जो टेस्ट होते हैं ये किस जगह पर कंडक्ट कराए जाते हैं। तो दोस्तों, जो मेडिकल टेस्ट होता है इसको कंडक्ट कराने के लिए या तो मिलिट्री हॉस्पिटल या फिर सिविल हॉस्पिटल सेलेक्ट किए गए हैं। तो आपके बच्चे का टेस्ट या फिर अगर आप खुद ही अपना टेस्ट का जानना चाहते हैं तो आपका जो टेस्ट है बेटा वो मिलिट्री हॉस्पिटल में होगा या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट के सिविल हॉस्पिटल में हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड क्या रहता है, एनडी यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के स्टैंडर्ड पर ही सारे टेस्ट होते हैं। यानी कि जैसे टेस्टिंग या जिस हिसाब से आपको डिफेंस में आगे की जरूरत पड़ेगी उसी बेसिस पे आपके सारे टेस्ट इस एडमिशन में भी लिए जाते हैं। सबसे पहली चीज है ऑप्थेल्मोलॉजी यानी आई टेस्टिंग की चीज होती है। डेंटिस्ट यानी दांतों के टेस्ट होते हैं। ईएनटी यानी ईयर नोज एंड थ्रोट की बात होती है। सर्जन और फिजिशियन के बेसिस पे भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। एक एक करके सारी चीजें जानेंगे कि किस टेस्ट में कौन सी कमियां हो सकती हैं, कैसे उसको सुधार सकते हैं और आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला जो हमें चीज टेस्ट के बारे में जानना है वो है, सबसे पहली बात करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, जिसका मतलब होता है आई टेस्टिंग। बेटा एक बात सुनिश्चित रखिएगा, ये बात पे बहुत ध्यान रखिएगा कि आई टेस्टिंग के बेसिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। मेजर पॉइंट है रिजेक्शन का आई टेस्टिंग। आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, देखिए। आपकी जो आईसाइट होनी चाहिए वो 6/6 होनी चाहिए दोनों आंखों में, बिना ग्लासेस यानी बिना चश्मा पहने। एक्सेप्टेबल क्या है, अगर 6/6 नहीं है तो आप 6/6 है तो अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा 6/18 एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें ना कुछ करेक्शन की चांसेस हैं। 6/6 तक या 6/9 तक अगर ये करेक्ट करके लाया जा सकता है तब आपको 6/18 तक एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। कोशिश करिए अपनी आईसाइट को 6/6 से 6/9 के बीच में ही रखने का। अगर आपकी आईसाइट इसके बीच में है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिलेगी। फिर आता है कलर ब्लाइंडनेस। ये कैसे टेस्ट होता है, इसके लिए इशियारा चार्ट एक होता है जिसमें देखिएगा अलग अलग कलर के डॉट्स बने होते हैं और बीच में एक नंबर लिखा होता है। आपको इस नंबर को करेक्टली पढ़ना होता है। यहां पर काफी क्लियर दिख रहा है, जो वहां पर होता है चार्ट, इशियारा चार्ट, उसमें सेम कलर का लगभग लगभग दोनों चीजें होती हैं। तो जिन बच्चों की आईसाइट सही होती है वो इस नंबर को क्लियरली पढ़ पाते हैं। अगर आप नंबर को नहीं पढ़ पा रहे हैं यानी कि कलर ब्लाइंडनेस देखी जा रही है। ठीक है, और अगर ऐसा है कि कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस है तो ये परमानेंट रिजेक्शन का रीजन बन जाता है। ये हो गई आपकी बात। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने स्पेक्टिकल्स लगाए हैं, अगर चश्मा लगाया है तो क्या क्या उसके मानक होने चाहिए। मायोपिया यानी जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, इसकी लिमिट होती है -1.50। इसमें स्फेरिकल लेंसेज के बेसिस पे -1.50 डी तक होना चाहिए। और अगर आपको लॉन्ग साइटेडनेस है यानी जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं तो इसकी लिमिट होती है +2.50 डी तक की। तो ध्यान रखें, -1.50 से कम और +2.50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बीच में एक्सेप्टेबल होता है। फिर आ जाएगा एक चीज का जिसको आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने आई सर्जरी कराने का सोचा है तो ध्यान रखिएगा, लेजिक या लेजर सर्जरी अगर आपने कराया है तो वो बहुत नेगेटिव हो जाएगा, इसको स्ट्रिक्टली बैन किया गया है उसमें। तो ऐसा कुछ भी प्लान बिल्कुल भी मत करिएगा। और कोई भी भहंगापन जिसको स्क्विंट बोलते हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नाइट ब्लाइंडनेस भी नहीं होनी चाहिए। ये हो गया ऑप्थेल्मोलॉजी में आई टेस्टिंग की इतनी सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, इतनी चीजें टेस्ट करी जाती हैं। डेंटल एग्जामिनेशन में आपको 14 पॉइंट स्कोर करने होते हैं बेटा। 22 नंबर टोटल होते हैं, 22 पॉइंट्स टोटल होते हैं। 22 में से आपको 14 पॉइंट स्कोर करने होते हैं। देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले आपकी जो दांतों की बात है,
डेंटल की बात होती है, इसमें पूरा परफेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन 22 में से 14 पॉइंट्स कम से कम आपके सही होने चाहिए। कैसे होगा? देखो, जो कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और इंसाइजर्स होते हैं दांत, इसके 1 पॉइंट होता है हर एक का। मोलर्स यानी जिसको दाढ़ कहते हैं, ये 2 पॉइंट्स लेकर आता है, हर एक दाढ़ के 2 पॉइंट्स मिलते हैं। तो सबको मिलाकर कितने होने चाहिए? 14 पॉइंट्स आपके बनने चाहिए, मतलब मुंह के जो दांत हैं उसके 14 पॉइंट टोटल बनने चाहिए। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? कैविटी है, अगर सड़न है तो छोटी मोटी कैविटीज को तो चला देते हैं, लेकिन अगर इतनी ज्यादा कैविटी है, इतनी सड़न है कि पूरा दांत गायब हो गया है, तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। दूसरा, ब्रेसेस अगर लगे हैं तो हल्के फुल्के ब्रेसेस जिसको अभी निकलवाने वाले हो सकते हैं एक आध महीने के बाद में, वो चल जाएगा। लेकिन अगर इतने ज्यादा ब्रेसेस लगे हैं कि मुंह खुलने में प्रॉब्लम हो रही है, ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ठीक है, आप नया कोई ट्रीटमेंट कराने से बिल्कुल बचिएगा कि हम नए ब्रेसेस लगवा दें, दांत को सीधा करवा दें, इससे बचिएगा। अगर पहले से है ये तो चलेगा, लेकिन अगर आप अभी नया नया कराएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान रखें, खास ये भी रिजेक्शन का कारण बनता है। ईएनटी यानी ईयर, नोज और थ्रोट की बात करते हैं। देखिएगा, ईयर में मैक्सिमम बच्चे किस वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं? जो कान की मैल होती है जिसको वैक्स कहते हैं। तो सबसे नंबर 1 कॉज क्या है टेम्परेरी रिजेक्शन का? आपने कान नहीं साफ कराए हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस रहेगा कि आप जब भी आपका मेडिकल हो उसके 3 दिन पहले आप कान को जरूर साफ करा के जाएं। ईयर ड्रम यानी कानों के पर्दे में कोई छेद नहीं होना चाहिए बच्चे के। हियरिंग, आप 610 सेंटीमीटर दूरी से किसी की फुसफुसाहट को आसानी से सुन पाए। फुसफुसाहट थोड़ी लाउड होनी चाहिए, उसको आप आसानी से सुन पाते हो, ऐसी टेस्टिंग करी जाती है। नोज के बेसिस पे देखिएगा, डेविएटेड नेजल सेप्टम का मतलब क्या होता है? जो बोन होती है, अगर वो नाक की ज्यादा टेढ़ी होगी तो ब्रीद करने में प्रॉब्लम होगा। ये नहीं होना चाहिए कि ब्लॉक हो रही है, एयर ब्लॉक हो रही है, ऐसा नहीं चलेगा। थ्रोट के बेसिस पे क्या होता है? टॉन्सिल्स बहुत ज्यादा नहीं बड़े होने चाहिए। मेजरली रिजेक्शन का कारण टॉन्सिल्स बहुत ज्यादा बड़े हुए होते हैं, तभी होता है। ठंडा वगैरह आप छोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से टॉन्सिल ज्यादा बढ़ जाते हैं ठंडे से। तो ठंडा छोड़ देंगे काफी टाइम तक के लिए तो ये टॉन्सिल्स को नॉर्मलाइज भी कर देता है। ये इसका इलाज है। फिर बात करें सर्जिकल और ऑर्थोपेडिक चेक, इसमें भी बहुत सारे बच्चे आउट हो जाते हैं। जैसे नॉकनीज होता है, पहला है नॉकनीज। जब आप स्टैंडिंग वाले पोजीशन पे खड़े हो, स्टैंडर्ड जब आप अटेंशन वाले पोजीशन में खड़े हो, तो जो घुटने हैं वो एक दूसरे से टकराने नहीं चाहिए, इसमें गैप होना चाहिए, वरना नॉकनीज के बेसिस पे आप रिजेक्ट हो जाएंगे। कैरिंग एंगल, बॉयज के लिए स्पेशली, जो आपका ये है, जो आपका कोहनी है, इसमें 15 डिग्री से ज्यादा एंगल नहीं बनना चाहिए। टेढ़ा वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये 15 डिग्री से ज्यादा नहीं बनना चाहिए। फिर आता है फ्लैट फुट। आप अपने पैर को भिगाइए, गीला करिए और जमीन पर एक निशान बनाइए। अगर पूरा पैर छप जाता है आपका, यानी कि आपका फ्लैट फुट है, और अगर बीच में से कर्व आ जाता है, यानी कि आप बिल्कुल सही हैं, आपका रिजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें अगर थोड़ा बहुत फ्लैट फुट है तो वो ठीक हो सकता है, पूरा ही फ्लैट फुट है तो वो लोग रिजेक्टेड मानते हैं। फिर आएगा हर्निया या हाइड्रोसील। इसकी टेस्टिंग खुद से करनी होगी, डॉक्टर से करवानी होगी कि अगर हाइड्रोसील या हर्निया है तो इसको भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलती है, इसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर आएगा लैब टेस्ट और जनरल हेल्थ के बारे में। अब देखिए, ये जनरल चेकअप के बारे में बातें होती हैं। सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट कराया जाता है, जिससे एनीमिया यानी लो हेमोग्लोबिन तो नहीं है, कोई खतरनाक या कोई बहुत डेडली इंफेक्शन तो नहीं है, और ब्लड ग्रुप आपका जांच होता है। भले ही आपको पहले से पता हो, लेकिन ब्लड ग्रुप फिर भी एक बार वेरीफाई किया जाता है कौन सा ग्रुप है। फिर आपकी स्किन की जांच होती है, लेप्रोसी, क्रोनिक एक्जेमा, मतलब हाइपोडर्मिक कोई प्रॉब्लम, कोई आपको डर्मेटाइटिस वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीजें आपकी स्किन के डॉक्टर के थ्रू चेक होती है। यूरिन टेस्ट में आपके किडनी फंक्शनिंग की चेकिंग हो जाती है, तो यूरिन टेस्ट भी करते हैं वो लोग। हाइट और वेट का, जिसको बीएमआई भी बोलते हैं, इस बेसिस पे भी टेस्टिंग इनकी करी जाती है। ना बहुत ज्यादा अंडरवेट होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा ओवरवेट। अगर बाई चांस ऐसा होता है तो इसको टेम्पररी रिजेक्शन में रखा जाता है, अगर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सपोज कर लीजिए कि 42 वेट किसी बच्चे का होना चाहिए और इस बच्चे का वेट है मान लीजिए 64, तो इस वेट को कंट्रोल करना 30-40 दिन के अंदर पॉसिबल नहीं है, तो ये रिजेक्शन का कारण बन सकता है। मगर अगर 42 की रिक्वायरमेंट है और बच्चा लगभग मान लीजिए 48 है, तो इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस बेसिस पे आप जान जाइएगा कि ये रिजेक्शन का कारण बन सकता है या नहीं बन सकता है। फिर अगर हम बात करेंगे, रिजल्ट इस चीज का जो आएगा वो 2 तरीके से निकलेगा। या तो आपको फिट माना जाएगा, तो फिर तो बिल्कुल सही हो गया, लेकिन अगर आप अनफिट है तो ये परमानेंट भी हो सकता है और टेम्पररी भी हो सकता है।
दो तरीके के अनफिट रिजल्ट्स आएंगे। अब देखिए बहुत खास बात है इसमें, अगर आपने टेम्पररी अनफिट आपको घोषित किया गया है तो क्या होगा समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपके बच्चे के कान में ईयर वैक्स है, अगर मान लेते हैं आपके बच्चे के कान में मैल है। अब क्या होता है उस चीज में, बच्चे को कान में मैल है तो उन्होंने टेम्पररी तरीके से रिजेक्ट कर दिया कि आपको इसको साफ करवा के आना चाहिए था। अभी ना कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है जो आपको ध्यान रखनी थी, आप नहीं कर पाए या कोई बहुत बड़ी कमी है, ऐसा नहीं है। तो रिजेक्शन इसमें क्या होगा, टेम्पररी अनफिट होंगे आप, ठीक है। या स्किन इन्फेक्शन है जो ठीक हो सकता है, कोई भी माइनर सी बात है, तो ओवरवेट है, जैसे बहुत ज्यादा ओवरवेट नहीं है, थोड़ा बहुत ओवरवेट है, तो ये सब टेम्पररी रिजेक्शन में आ जाते हैं। इसके लिए आपको 42 दिन का टाइम मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 3 किलो ओवरवेट है, तो 42 दिन में वो अपने वेट को मैनेज कर सकता है, चल जाएगा काम। तो 42 दिन का आपको टाइम मिलता है टेम्पररी रिजेक्शन को सही करने के लिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको इसके लिए इशू को पूरा ठीक करना है और 42 दिन के अंदर आपको फिर से वापस आपका टेस्ट होगा। अगर आपने टेस्ट को पास कर लिया, मतलब अगर आप उस वेट या मेजर के अंदर आए तो आप फिर पास है, ठीक है, आप मेडिकली रिजेक्ट नहीं माने जाएंगे। फिर यहां पर आता है परमानेंट अनफिट। इसमें क्या होता है, देखो अगर मान लीजिए कोई नॉन क्योरेबल ऐसी कंडीशन है जो अब क्योर नहीं हो सकती है, उस केस में बच्चा परमानेंटली रिजेक्ट माना जाएगा, ठीक है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, जैसे फ्लैट फुट हो गया रिजिड वाला, मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत अगर फ्लैट फुट होगा तो उसको ठीक कर सकते हैं, पूरा ही बिल्कुल अगर सपाट है, प्लेन है, तो वो रिजेक्शन का परमानेंट कारण बनेगा, उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। या फिर बहुत ज्यादा आई पार है, बहुत सारे बच्चों की पार बहुत ज्यादा होती है आंख की, तो वो भी परमानेंट रिजेक्शन का कारण बन सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ है कि आपको लगता है कि इसमें जजमेंट गलत हुआ है या फिर डॉक्टर ने शायद गलती से इसको गलत मेजर कर लिया है, तो आपके पास में अपील करने के लिए एक चांस रहता है, जिसके लिए आपको 100 रुपए की एक फीस जमा करनी होगी और 21 दिन के अंदर आप दोबारा अपील कर सकते हैं कि भाई मेरी जांच को दोबारा किया जाए। उस टाइम पे वो वापस से आपकी जांच हो जाएगी और अगर ये करेक्शन हो सकता है, मतलब अगर ये गलती से उन्होंने जांच कर ली है, तो फिर आपको मेडिकली फिट मान के वो लोग एडमिशन दे देते हैं। ये इतना पूरा चीज रहता है। अभी अगर हम बात करें कि पेरेंट्स को बच्चे को मेडिकल टेस्ट ले जाने से पहले क्या क्या चीजें सुनिश्चित करनी चाहिए, तो बहुत ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, ईयर क्लीनिंग, है ना। 3 दिन पहले या 3 से 7 दिन पहले आप अपने बच्चे का कान जरूर अच्छे से साफ कराइए। किसी भी कनमेलिया के पास मत पहुंच जाइएगा, एक प्रॉपर डॉक्टर से कराइएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आपने इसमें ढिलाई बरती तो शायद ये परमानेंट हेयरिंग लॉस का भी कारण बन सकता है। डेंटल चेकअप आपको जितनी भी कैविटीज हैं वो पहले से ही फिल करा लेनी है, रीसेंट कैविटीज को फिल मत कराइएगा, ये सजेशन रहेगा मेरा। बीएमआई चेक करा लीजिएगा कि बच्चे का वेट और हाइट कितना है, उसमें क्या डिफरेंस होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड के बेसिस पे वो चीज मैच करनी चाहिए। बहुत सारा अंतर होगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि रिजेक्शन का कारण बन सकता है। फिर जो अंडरगारमेंट्स है इसको एकदम क्लीन बच्चों को पहनाकर भेजिएगा, क्योंकि जब टेस्टिंग होगी, जब चेकिंग होगी, तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। अच्छा, आपके लिए सीक्रेट टिप्स हैं मेरी साइड से, जो मेरे ख्याल से अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी इन द एग्जामिनेशन। चलिए, हाइजीन इनकी एक की होती है, हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑलरेडी हमने बता दिया है कि जो भी अंडरगारमेंट्स हैं, जो नेल है वो पूरे प्रॉपरली क्लिप्ड होने चाहिए, नाखून बड़े ना हो, गंदे ना हो, ये सब चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। देन यहाँ पर बॉडी को हाइड्रेट रखिएगा, पानी अच्छे से पीकर रखिए। ब्लड टेस्ट के बाद में जरूर पानी पी लीजिए, ठीक है, कि आपको यूरिन सैंपल भी देना होगा तो एकदम क्लियर यूरिन सैंपल आए। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है प्री मेडिकल, जिसमें ईयर वैक्स वगैरह आपने चेक करा लिया है। बाकी एक जनरल सा चेकअप 1 हफ्ते पहले करा लीजिए, जिससे अगर कुछ भी 19-20 हो सकता है तो आप पहले से उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। लास्ट में आपका सबसे बड़ा जो आपका ऑर्नामेंट होने वाला है वो कॉन्फिडेंस होने वाला है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ में आप एग्जामिनर को फेस करेंगे वही डिसाइड कर सकता है अल्टीमेटली कि आपका रिजेक्शन होने वाला है या आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है। तो कॉन्फिडेंस इज द ओनली की। ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंस अगर लूज होगा तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी इंपैक्ट डालेंगी, और इन चीजों को स्ट्रॉन्ग करके अगर कॉन्फिडेंस भी आपके पास हुआ तो डेफिनेटली आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। चलिए, ये मेरे लिए मेरी साइड से इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी। आई एम श्योर आपका एकदम सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट अगर आपको लगता है कि आपके साइड से है जो मैं रिजॉल्व कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, और अपनी क्वेरी सारी आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मेरा नाम पीयूष है और हम बहुत जल्दी ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं सैनिक स्कूल के लिए। आप इसकी क्वेरीज के लिए मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन 8932020777।
ऑलराइट, हमारे बैचेस जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं एंड आपसे जरूर हम मिलेंगे क्लास के अंदर। अपना ध्यान रखिए एंड कैरेट्स गुरुकुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंड टेक केयर।